हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैन एक्सिस। सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मेंसरिया। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया क्या है। ठीक, दुराशय का सिद्धांत समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अगर आपको लोग को पूरा क्लैरिटी चाहिए अपने कॉन्सेप्ट में तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ठीक है, अगर मैं चाहता तो 5 मिनट में भी मेंसरिया समझा सकता था, पर यूट्यूब पे बहुत से आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो 5-5 मिनट में मेंसरिया समझाए हुए हैं। पर मेंसरिया कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो आपको टाइम देना होगा, ताकि आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर तरह का क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंसरिया, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। व्हाट मेंसरिया इज एंड व्हाई मेंसरिया इज रिक्वायर्ड। मेंसरिया होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में मेंसरिया की आवश्यकता क्यों नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के जो केसेस होते हैं उसमें मेंसरिया की आवश्यकता नहीं होती, यानी उसमें मेंटल एलिमेंट एब्सेंट होता है। तीसरा, रूल ऑफ प्रिजम्पशन रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंसरिया इन इंडिया एंड इंग्लैंड। ठीक है, मेंसरिया को कैसे लागू किया जाता है भारत में और इंग्लैंड में। ठीक, और अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो मेंसरिया जो भी होता है, मेंसरिया पहले होता क्या है, मेंटल एलिमेंट। ठीक है, किसी भी की मनोस्थिति। ठीक, मन में ऐसी स्थिति, मन में कोई ऐसा चीज़ सोचना कि सपोज करिए मेरा फलाने आदमी से दुश्मनी है। ठीक है, मेरे एक मित्र से दुश्मनी हो गई। अब मैंने सोचा कि चलो इसको मारते हैं। अब जब मैंने सोचा कि चलो इसको मारते हैं, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, ना मैंने कुछ सामान इकट्ठा किया है, ना मैंने ऐसा कुछ एक्ट किया है या ओमिशन किया, कुछ नहीं किया। बस मैंने अभी ऐसा सोचा है कि हाँ चलो इसको मारते हैं, चाकू से मारेंगे भोंक के। ठीक है, हमने अभी बस ऐसा सोचा है, तो ये हमारा क्या हो गया, मेंटल एलिमेंट हो गया। ठीक, अब इसमें 3 चीज़ होती है, इंटेंशन, नॉलेज और रीज़न टू बिलीव। ठीक, इसे हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेंशन और मोटिव के अंतर को समझना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। व्हाट इज मेंसरिया। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, मेंस मतलब क्या, स्टेट ऑफ माइंड विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, मेंसरिया मीन्स a state of mind which is declared to be guilty if it accompanies a particular conduct of the accused. That is, it is the guilty state of mind accompanying some conduct. ठीक है, ये नोट्स आपके लिए, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, उसे नोट डाउन कर लीजिए और साथ ही में एक बेयर एक्ट लेके बैठिए। ठीक है, बेयर एक्ट बहुत ज़रूरी है, बेयर एक्ट लेके बैठिए जब भी आईपीसी पढ़ने बैठिए। तो मेंसरिया क्या होगा, स्टेट ऑफ माइंड विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जैसे मैंने अभी क्या सोचा कि चलो मैं अपने दोस्त को, वो जिससे मेरी दुश्मनी हो गई, झगड़ा हो गया, मैं उसे मारता हूँ। कैसे मारूंगा, चाकू से मारूंगा। अभी मैंने कुछ नहीं किया, तो मैंने सिर्फ ऐसा सोचा है। तो ये जो कंडक्ट मैंने सोचा है, ये जो एक्ट मैंने सोचा है, किसी को चाकू से मारना, किसी की हत्या कर देना, ये क्या है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी, विच इज़ पनिशेबल बाय आईपीसी। तो ये हो गया मेंस रिया, यानी मेंटल एलिमेंट। ठीक, अब मेंसरिया क्या होता है, हर ऑफेंस के लिए मेंसरिया सेम नहीं होगी। ठीक है, अब मुझे चोरी करनी है तो मैं वो नहीं सोचूंगा जो मुझे मर्डर करने में सोचना है। मर्डर करने में मैं ये सोचूंगा चलो मर्डर करते हैं, चाकू से करते हैं कि गोली मार के करते हैं कि जहर दे करते हैं। अगर मुझे चोरी करनी होगी तो मैं ये सोचूंगा चोरी कब करे, चोरी दिन में करे, चोरी रात में करे, चोरी कैसे करे। तो मेंसरिया है पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए जो उसके एसेंशियल है, उसके हिसाब से जो मेंसरिया हमारा है वो बदलता जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेंसरिया इज द गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड विच अकॉम्पनीज अ पर्टिकुलर एक्ट डन by the accused while committing an offense and which state of mind have been declared to be prohibited under that particular provision. अब जैसे मैंने बताया मर्डर में ये प्रोविजन है कि ठीक है, whoever causes death with the intention of causing death। अब इंटेंशन मेरा क्या है, मैंने सोचा क्या है, उसको चाकू से मारने का। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा इंटेंशन है कि उसको मारना। ठीक, तो ये प्रोहिबिटेड है मर्डर के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा मेंसरिया। तो मोटा मोटी अगर हम लोग समझे ओवरऑल मेंसरिया क्या है, तो मेंसरिया मतलब मेंटल एलिमेंट, कोई भी ऐसा चीज़ सोचना जो कि आईपीसी में पनिशेबल है, जो कि ऑफेंस है। ठीक, ऐसा अगर हम सोचते हैं और उसके सोचने के बाद हम कोई कंडक्ट करते हैं तो वो हमारा एक्ट सीरियस हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप मेंसरिया समझिए, यानी मेंटल एलिमेंट, आशय उत्पन्न होना किसी भी ऑफेंस को कमिट करने की। ठीक है, कोई भी विधि विरुद्ध कार्य करने का विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ऐसा कोई भी ऑफेंस करने का हमारे दिमाग में जब आशय उत्पन्न होता है, हम ऐसा जब सोचते हैं, थॉट उत्पन्न होता है, तो उसे हम कहते हैं मेंसरिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब इफ एन एक्ट इज डन विदाउट अ गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड एज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इट इज बिलीव्ड दैट सच एक्ट विल नॉट कॉज एनी इफेक्ट अपॉन द सोसाइटल कॉन्साइंस। ठीक है,
अब किसी भी क्रिमिनल एक्ट में मेंस रिया होना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है देखिए समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज़ करिए मैं एक ट्रक चला रहा हूँ, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं एक ट्रक से जा रहा हूँ, मेरी फला आदमी से दुश्मनी है, वो मेरे आगे कार से जा रहा है। अब मैंने क्या किया, जानबूझ के ट्रक को बढ़ा दिया, पीछे से कुचल दिया उसकी गाड़ी, मैंने क्या की, हत्या की यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, मेरा मेंस रिया, मैंने जानबूझ के अपने ट्रक से उनकी गाड़ी को टक्कर मारी, उसके कार को। अब ये हो गया केस 1। अब समझिए केस 2। अब मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं एक ट्रक चला रहा हूँ बाईपास पे, मैंने सब कुछ सही रखा हुआ था, अचानक से मेरे गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, ठीक है। मेरा इसमें कोई इंटेंशन नहीं, मुझे पता भी नहीं कुछ ऐसा होने वाला है, मेरे जो ट्रक का ब्रेक था वो फेल हो गया। अब जाके मैंने उन्हें टक्कर मार दी। अब जब मैंने उन्हें टक्कर मारी, इसमें भी उनकी मृत्यु, उसमें भी उनकी मृत्यु। पर यहाँ पे क्या था, जो दूसरा वाला केस है जिसमें मेरा ब्रेक फेल हुआ, यहाँ पे मेरा आशय नहीं था उनको मारने का, यहाँ पे मेरी नीयत नहीं थी, यहाँ पे मेरा इंटेंशन नहीं था, यहाँ पे मेरा मेंसरिया नहीं था। जो कि पहले वाले केस में मेरा मेंसरिया था, मैंने सोच रखा था कि मैं अब इनको टक्कर मारूंगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है मेंसरिया का क्रिमिनल लॉ में, ठीक है। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है, द ऑफेंस इन ऑर्डर टू क्रिएट द कल्पेबिलिटी ऑफ द एक्यूज्ड आर रिक्वायर्ड टू बी अकम्पनीड बाय मेंसरिया। ठीक, तो इंटेंशन मेंसरिया होना चाहिए अगर किसी भी एक्ट को हम ऑफेंस करार देते हैं तो, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, ठीक है। सिंपल चीज़ लिखी हुई है, बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग नोट डाउन करते रहिए, आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे साथ में। इनफैक्ट it is not any state of mind, rather a particular state of mind which is recognized by the state as a matter of policy for particular offense. Okay, it is the state which identifies, recognizes a particular state of mind which will be required to prove that particular offense. अब सिंपल है, आईपीसी आप पढ़ेंगे तो मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, रॉबरी हो गई, डकैती हो गई, रेप हो गया, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, सबके अपने एसेंशियल लिखे हुए हैं, ठीक है। उस एसेंशियल में जो आपका मेंसरिया है वो फिट बैठना चाहिए, मतलब आपका इंटेंशन होना चाहिए कि वो फलाना, वो पर्टिकुलर क्राइम आप कमिट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ इसमें लिखी हुई है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात आ जाती है, ठीक है। देखिए इसको मैं पढ़ता हूँ। नेवरदलेस देयर मे बी सर्टेन सच ऑफेंसेस विच पर से हैव अ ग्रेव सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट। एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी फॉर दीज ऑफेंसेस strict liability is created and even without proving mens rea the accused can be held liable। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि क्रिमिनल ऑफेंस में क्या जरूरी होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, मतलब मेंस रिया होगा, मेंटल एलिमेंट होगा, हमारा इंटेंशन होगा, तभी हम ये माना जाएगा कि हमने फला एक्ट, हमने फला क्राइम कमिट किया है। पर यहाँ पे क्या, यहाँ पे उसका एक्सेप्शन है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, यानी एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर इन केसों में मेंसरिया नहीं भी है, यानी हमारा मेंटल एलिमेंट नहीं, हमारा इंटेंशन नहीं, हमारा आशय नहीं है, तो भी हमको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मेंसरिया होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता, हमें पनिशमेंट मिलेगा, ठीक। उसको आगे हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ आईपीसी में कैसे होता है, इंडियन पिनल कोड में, इफ एनी सेक्शन इज साइलेंट अबाउट मेंसरिया देन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट फॉर एन ऑफेंस अंडर दैट सेक्शन प्रूविंग ऑफ मेंसरिया इज नॉट रिक्वायर्ड। हमारे ओपीसी में पर्टिकुलरली हर ऑफेंस के बारे में लिखा हुआ गया है कि उसमें मेंसरिया है कि नहीं है। अब मेंसरिया 3 फॉर्म में लिखी गई है, इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव। मेंसरिया है या नहीं, अगर आईपीसी किसी भी सेक्शन में मेंसरिया साइलेंट है, मतलब बात नहीं की गई है इंटेंशन, नॉलेज या रीजन टू बिलीव की, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसमें हमें मेंसरिया प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। अगर उसमें बात की गई है मेंसरिया की या इंटेंशन, नॉलेज या रीजन टू बिलीव की, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसमें हमें मेंसरिया प्रूफ करना है, ठीक है। सिंपल सी है, जिस सेक्शन में मेंसरिया मेंशन है उसी सेक्शन में हम मेंसरिया प्रूफ करेंगे, जिस सेक्शन में मेंसरिया मेंशन नहीं है उस सेक्शन में हम मेंसरिया प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ एक्सेप्शन क्या क्या थे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के, जैसे कि टेरिटरी ऑफेंसेस हो गए, पब्लिक न्यूसेंस, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एग्जांपल ले लेंगे हम वेजिंग वॉर, किडनैपिंग, एब्डक्शन, सेडेशन। मतलब बेसिकली इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसका सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट हो, जिस पर समाज पे बहुत बुरा प्रभाव पड़े, ठीक है, तो उसको हम डाल देंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, ठीक। आगे समझते हैं कैसे बुरा प्रभाव वाला, ठीक। अभी देख लीजिए सिंपल सी मैक्सिम है, एग्जाम में आती है, एमसीक्यू में आएगी आपको, एक्टस नॉन फेसिट ट्रियम निसी मीन सेट रिया, द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशंस वर सो, ठीक। मतलब मेरा कोई भी कार्य मुझे तब तक दोषी नहीं ठहरा दिया जा सकता जब तक मेरी नीयत ना हो, जब तक मेरा आशय ना हो। जैसे मैंने ट्रक वाला एग्जांपल दिया, अब मेरा ट्रक चला रहा हूँ, मेरा ब्रेक फेल हो गया, मैंने सामने वाली गाड़ी को जाकर टक्कर मार दी, उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे मेरा इंटेंशन तो था नहीं ना कि
मर्डर के लिए लायबल कर देंगे, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, ठीक है, ये एक एक्सीडेंट का केस था, तो ये मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मीन्स सेट्रिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाउ अच्छा, दो स्कूल ऑफ थॉट थे, आप अपने आंसर राइटिंग में अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा। देखिए, एन शेराज वर्सेस डी रुटजन एक केस था और दूसरा केस था हॉब्स वर्सेस विंस्टर कॉर्प, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या किया था, मेंस रिया इज इम्प्लाइड इन एवरी स्टैट्यूट। भाई इन्होंने क्या कहा, जो बेंच थी, जूरी थी, इन्होंने कहा कि जो मेंस रिया है प्रत्येक ऑफेंस में, प्रत्येक लॉ में वो इम्प्लाइड है, मतलब हम मान के चलेंगे कि मेंस रिया होना ही होना है। अगर क्रिमिनल ऑफेंस कमिट हुआ है तो हमें मेंस रिया प्रूफ करना ही करना है। मतलब इसमें क्या था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कोई झंझट नहीं था, उसका कोई सिस्टम ही नहीं था। मतलब ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसके पीछे इंटेंशन होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि फला आदमी ने फला ऑफेंस किया है, ठीक। दूसरा क्या कहता है स्कूल, हॉब्स वर्सेस विंस्टर कॉर्प, इन्होंने क्या कहा, मेंस रिया आउट टू कंस्टिट्यूट लिटरली, मतलब अगर ऑफेंस में मेंस रिया लिखा है तभी हम उसको प्रूफ करेंगे, अगर नहीं लिखा है तो हम प्रूफ नहीं करेंगे, जैसा कि हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट फॉलो होता है, ठीक है, इंडिया में, इंडियन पिनल कोड में, ठीक। अगर मेंस रिया लिखा है तो ही हम मेंस रिया प्रूफ करेंगे, अगर नहीं लिखा है, मेंस रिया साइलेंट है, तो हम मान के चलेंगे कि इस ऑफेंस के लिए मेंस रिया इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी आशय इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक लैंडमार्क केस था आर वर्सेस प्रिंस, 1875 का केस था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आर वर्सेस प्रिंस में क्या होता है, एक लड़का क्या करता है, एक लड़की को भगा ले जाता है, ठीक। उसको भगा के ले गया, लड़की क्या थी ना, लड़की 18 साल की थी, पर लड़के को क्या लगा कि वो 14 साल की है, और लड़के को लगा 14 साल की, उसको भगा के ले गया, 18 साल की थी। अब उस पर हो गया केस। तो यहाँ पे जजेस ने क्या कहा, भले उसका मेंसरिया नहीं था, ठीक है, और उसका मेंसरिया नहीं था, फिर भी वो गिल्टी हुआ, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो लॉ था वो ये कहता था कि 18 साल से कम उम्र की लड़की को अगर आप भगा के ले जाते हैं तो फला फला ऑफेंस में आएगा, ठीक है, अबडक्शन में। पर वहाँ पे क्या था, उसका मेंसरिया तो था नहीं ना, उसको तो लगा लड़की 18 की है, लड़की ने उसे झूठ बोला था कि वो 18 की है, पर लड़की तो थी 14 की, पर इसके बावजूद उस लड़के को सजा हुई, ठीक है। तो ये आर वर्सेस प्रिंस का केस था 1875 का। अब देखिए एक बहुत ही लैंडमार्क खतरनाक केस है, हर जगह आता है, हर जगह पूछा जाता है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज, ठीक है, मेंस रिया के लिए ब्रह्मास्त्र ये। अब देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको केस का फैक्ट समझा देता हूँ। क्या होता है, आरबीआई ने एक लॉ बना दिया कि रूल्स अपने अपने चेंजेस कर दिया कि जितना भी गोल्ड बाहर से आता है उसके संबंधित कुछ रूल बदल दिया कि इतना से ज़्यादा गोल्ड नहीं आ सकता, इतना गोल्ड नहीं आ सकता। जूरिच से एक बैठता है पैसेंजर जो हमारे यहाँ एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है विथ सम अमाउंट ऑफ गोल्ड, जो कि हमारे यहाँ अब इलीगल हो चुका है, ठीक। अब वो क्या डिफेंस लेता है, वो डिफेंस लेता है कि यहाँ मेरा मेंसरिया नहीं था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था और मुझे पता नहीं था कि लॉ ऐसा चेंज हो गया है। तो ये था केस का बेसिक फैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ पे कोर्ट ने कहा इग्नोरेंसिया लेक्स नॉन एग्जीक्यूसेट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, समझ रहे हैं आप, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। दूसरा, यहाँ पे फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की बात की गई थी, तो कोर्ट बोलती है कि टॉक अबाउट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, सो नो नीड ऑफ मेंसरिया। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल अपना लगता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला प्रिंसिपल, तो यहाँ पे मेंसरिया इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक। अब मेंसरिया इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, तो यहाँ पे कोर्ट कंडक्ट द टेस्ट ऑफ नेसेसरी इम्प्लीकेशन। अब नेसेसरी इम्प्लीकेशन क्या है, चलिए देखते हैं, ठीक। द क्वेश्चन ऑफ नेसेसरी इम्प्लीकेशन इज टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यू। Strict liability would be implied if the very object of statute would be defeated by reading mens rea into it. अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। नेसेसरी इम्प्लीमेशन की बात कही। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक स्टैट्यू, प्रत्येक लॉ जो बनता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे कि आईपीसी बना है तो उसका क्रिमिनल ऑफेंस को रोकना है, कॉन्ट्रैक्ट बना है तो उसका है कि लोगों के बीच में जो संविदा है वो प्रॉपर तरीके से चले, ठीक है। तो उसी तरह जितना भी स्टैट्यू बनता है, जितना भी लॉ बनता है, सबका एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि हम ये देखेंगे कि मेंस रिया यानी मेंटल एलिमेंट अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो क्या उस ऑब्जेक्ट का जो स्टैचू का जो ऑब्जेक्ट है वो डिफीट तो नहीं हो जाएगा। अगर डिफीट हो जाएगा तो मेंस रिया हम नहीं करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि किसी भी पर्पस से, किसी भी हालत में जिस ऑब्जेक्ट से कोई पर्टिकुलर लॉ बना है वो डिफीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब कैसे नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पे देखिए कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो सोना बाहर से आया है
इसमें कोर्ट ने ये कहा कि ये अगर हम इनका इंटेंशन भले ही ना हो, पर इन्होंने एक ऐसा एक्ट कमिट किया जो कि एक सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है, जो कि देश विरुद्ध है, जो कि स्मगलिंग के केसेस में आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे अब मेंसरिया देखने चले तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि वो इस तरह का एक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे बड़े बड़े बहुत बहुत पावरफुल लोग जुड़े होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर सबको मेंसरिया के आधार पर छोड़ने लगे तो जो फेरा एक्ट का, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट है, टू पनिश द ऑफेंडर्स, ठीक है, टू पनिश द ऑफेंडर्स फॉर स्मगलिंग, वो डिफीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो डिफीट नहीं कर सकते, इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि नहीं, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर आएगा और मेंसरिया जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं सबके रिप्लाई दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, नाउ in England, the general rule is that mens rea is required to be proved for all offences unless expressly excluded or by necessary implication. On the other hand, in India, the rule is opposite. Mens rea is not required to be proved if the statute is silent upon mens rea. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया। इंग्लैंड में क्या है, मेंस रिया मेंशन है कि नहीं मतलब नहीं है, हर ऑफेंस के पीछे मेंस रिया प्रूव होना चाहिए कोर्ट में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अगर पर्टिकुलर ऑफेंस में मेंसरिया मेंशन है तो हम प्रूफ करेंगे, अगर मेंसरिया साइलेंट है या मेंशन नहीं है तो हम वहाँ पे मेंसरिया प्रूफ नहीं करेंगे, और ये मान के चलेंगे इस ऑफेंस के लिए मेंसरिया हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए, जो मैंने ऊपर बताया वही है। ठीक है, मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैट्यू और प्रोविजन इज टू बी फाउंड, इट हैज़ टू बी एग्जामिन्ड दैट इफ मेंसरिया इज मेड एसेंशियल, what will be the effect upon the purpose of that provisional statute? If it is found that by requiring the proof of mens rea, the purpose of the statute get defeated, then the offense will be an offense of strict liability. Okay? जो मैंने आपको बताया। ठीक, अब इसी को हम लोग बोलते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए होती है, जो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। ठीक, अब आते हैं हम लोग स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ मेंस रिया। अब मेंटल एलिमेंट देखिए तीन तरह से हो सकते हैं। कैसे कैसे? पहला तो इंटेंशन, दूसरा नॉलेज, और तीसरा क्या? रीजन टू बिलीव। ठीक है, इंटेंशन के साथ हम लोग देखेंगे डिफरेंस विथ मोटिव। नाउ अब सबसे पहले आप समझिए वॉलंटरीली। वॉलंटरीली क्या होता है? सेक्शन 39 में डिफाइन है वॉलंटरीली। बेरेक्ट लेके बैठिए आप साथ में। तो अगर हम ऐसा कोई भी कंडक्ट करते हैं, कॉज करते हैं कोई भी कंडक्ट, ठीक है, और उस कंडक्ट को हम वॉलंटरीली तब बोलेंगे जब वो कंडक्ट, ठीक है, जो हम कॉज कर रहे हैं वो हमारे इंटेंशन, हमारे नॉलेज या हमारे रीज़न टू बिलीव में होना चाहिए। और ये हम इन्फर कैसे करेंगे? कैन बी इन्फर्ड थ्रू आर कंडक्ट। ठीक है, मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि अब हम किसी का मेंस रिया कैसे जानते हैं। हम किसी का मेंस रिया ऐसे जानते हैं, हम उसके फिजिकल एक्ट को देख के जानते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बंदा किसी के सर पे लाठी से मार रहा है और वही एक बंदा किसी के सर पे आयरन रॉड से मार रहा है। तो जो लाठी से मार रहा है उसका आशय हो सकता है उसकी मृत्यु करना ना हो, उसको जान से मारना ना हो, पर जो बंदा रॉड से मार रहा है किसी के सर पे, उसको हम ये मानेंगे कि उसका आशय है कि इसकी सामने वाले की मृत्यु कर देना। ठीक है, उसका इंटेंशन है कि सामने वाले की मृत्यु कर देना। ठीक, तो जो भी हमारा एक्टस रियस है, यानी जो भी हमारा फिजिकल एक्ट है, उसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा मेंस रिया था कि नहीं था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा वॉलंटरीली। वॉलंटरीली कब होता है? कोई भी कंडक्ट हम कॉज करते हैं और उसको हम वॉलंटरीली कंडक्ट तब बोलेंगे जब वो हमारे इंटेंशन, नॉलेज या हमें रीज़न टू बिलीव होगा। ठीक है, और ये हम कैसे इन्फर करेंगे? ये हमारे कंडक्ट यानी हमारे एक्ट से इन्फर होगा। ठीक, अच्छा और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने ट्रक वाला एग्जांपल दिया था, उसमें क्या हुआ? अब पहला वाला केस ले लेते हैं जहाँ पे मैंने सोचा कि फला आदमी को मैं मारूंगा। ठीक, अब मेरा वहाँ पे ब्रेक ठीक है। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर देखी कि मेरा ब्रेक ठीक था, मेरा सब कुछ, मैं सही था, मैं ड्रंक नहीं था, मैं सब कुछ ठीक था, उसके बाद भी मैंने जाके उनकी गाड़ी को ठोक दिया, पीछे से कुचल दिया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्लियर है कि मेरा इंटेंशन है। वही दूसरे वाले केस में जब होगा कि चलो मेरा ब्रेक ख़राब हो गया था, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी, मैंने गाड़ी की सर्विसिंग भी कराई थी, मैंने ड्यू प्रॉपर केयर लिया था, कोई नेग्लिजेंस भी नहीं था मेरे पार्ट पे, तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे क्या होगा? ना तो मेरा इंटेंशन था, ना तो मुझे नॉलेज में था, ना तो मेरा रीज़न टू बिलीव था। ठीक, तो ये होता है वॉलंटरीली। ठीक, अपनी इच्छा से कोई कार्य करना है। ठीक, अब हम इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव को अच्छे से समझेंगे और नॉलेज और रीजन टू बिलीव का अंतर समझेंगे। ठीक, अब देखिए सिंपल है, इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव
ठीक, ये स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन है। ठीक, दिमाग की मनोस्थिति है, तीनों की डिग्री अलग अलग होती है। ठीक, अब देखिए, सिंपल सिंपल हम समझते हैं। इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव आर स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन, एंड द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन कैंट बी नोन डायरेक्टली बाय सीइंग इनटू हिज माइंड, rather it has to be understood on the basis of conduct and the means employed by the accused in the specific circumstances of the case। अब किसी का इंटेंशन है कि नहीं है, नॉलेज था कि नहीं था, उसको रीज़न टू बिलीव था कि नहीं था, ये कैसे जानेंगे हम? ये भाई हम तभी जानेंगे जब उसके फिजिकल एक्ट को हम देखेंगे। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, ये किसी के फिजिकल एक्ट के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि उसका मेंटल एलिमेंट था कि नहीं था। ठीक, ठीक है, नोट्स आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर आप वीडियो पूरा देखें तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपल सिंपल देखते हैं मीनिंग ऑफ इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव। इंटेंशन क्या है? डिजायर ऑफ अ पर्सन टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक, एक्सट्रीमली हाई स्टेट ऑफ माइंड, द एक्यूज्ड वांटेड टू प्रोड्यूस द कॉन्सिक्वेंसेज एट ऑल कॉस्ट। अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि किसी का आयरन रॉड से किसी के सर पे दे दनादन 10 बार मार रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे मानेंगे कि पूरा इंटेंशन था कि उसकी हत्या करना। ठीक है, क्योंकि हमने वेपन ऐसा चूज किया, हम बॉडी पार्ट ऐसा वाइटल पार्ट अटैक कर रहे हैं, जिससे कोर्ट साफ साफ इन्फर कर सकता है कि हमारा इंटेंशन था सामने वाले की हत्या करना। तो ये इंटेंशन हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड होता है। कोई भी कार्य करने का सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? जब हम पूरा मन बना लेते हैं, पूरी नीयत से वो कार्य करते हैं, पूरा आशय हमारा रहता है सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का या कोई भी एक्ट कमिट करने का, तो वो होता है इंटेंशन। ठीक है, उसके बाद intention has to be examined in reference to the actual conduct done on the spot by the accused, though his past and subsequent conduct and surrounding circumstances may be relevant factor under Evidence Act 1872 to prove such intention। ठीक है, ये हो गया इंटेंशन। मतलब इंटेंशन को आप इतना समझ जाए कि इंटेंशन क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री होने, मतलब हमने पूरा मन बना लिया सामने वाले को मारने का, हमको कोई डाउट नहीं है अपने ऊपर। हमने सोचा एक फला आदमी को चलो जहर दे के मारेंगे, ये नहीं सोचा कि बी को जहर दे के मारेंगे। ए गया सबसे बढ़िया वाला जहर खरीद के लाया मार्केट से, ठीक है, जिससे एकदम मृत्यु निश्चित ही निश्चित है, और जाके बी जो खाना खा रहा है उसमें मिला देता है, मिला के सर्व कर देता है, उसको देख रहा है खाते हुए कि वो खाने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी इंटेंशन एकदम साफ साफ है कि वो उसको मारना चाहता है। ठीक, तो जहाँ पे एकदम क्लियर कट हो, एकदम आशय एकदम साफ हो, वो होता है इंटेंशन। दूसरा आता है मोटिव। देखिए, मोटिव सिंपल होता है, रीजन फॉर कमिटिंग एनी क्राइम। कारण क्या था मेरा क्राइम कमिट करने का? एग्जाम्पल दे देता हूँ मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दिया था। एक औरत थी, बहुत दिन से उसको खाना नहीं मिला था, अब उसको भूख लगती है, बहुत भूख लगती है। अब वो क्या सोचती है कि चोरी करते हैं, चलो ब्रेड चुरा के खा लेते हैं। अब उसका इंटेंशन क्या हुआ यहाँ पे कि वो सोची कि चलो चोरी करते हैं, ब्रेड चुरा के खा लेते हैं, पर उसका मोटिव क्या था? उसका मोटिव था कि उसका पेट भरना, उसको भूख लगी थी। दूसरा, दो भाई रहते हैं, एक भाई के नाम पे इंश्योरेंस रहता है, किसी तरह का केस है ये एक। ठीक है, अब बी क्या, ए और बी भाई रहते हैं, ए के नाम पे इंश्योरेंस रहता है, ए बड़ा रहता है। बी क्या सोचता है कि चलो इंश्योरेंस के पैसे हड़प लेते हैं, और बी का गला दबा के मार देता है। ठीक, तो यहाँ पे मोटिव क्या था? मर्डर कमिट करने का। ठीक है, इंटेंशन क्या था उसका? मर्डर कमिट करना। मोटिव क्या था? वो जो इंश्योरेंस का पैसा था, उसकी जायदाद थी, उसको हड़पना। तो ये होता है मोटिव। ठीक है, अब देखिए, मोटिव इंटेंशन को सुपरसीड नहीं कर सकता। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि मोटिव को प्रूव करना है कोर्ट में। मोटिव इतनी सहायता करता है कि अगर मोटिव का पता हमें चल जाए तो हम इंटेंशन को इन्फर करने में या इंटेंशन तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। ठीक है, मोटिव इज जस्ट वन रिलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट। इट मे कंप्लीट द चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड इन फैक्ट इट मे हेल्प द कोर्ट इन इन्फरिंग द इंटेंशन। ठीक है, मोटिव इंटेंशन तक पहुंचने का एक जरिया है। सिर्फ अगर मोटिव प्रूफ नहीं हो रहा है तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उसको सजा नहीं देंगे। ठीक, देखिए लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी इन एवरी केस वेयर इंटेंशन हैज टू बी प्रूव्ड दैट मोटिव ऑल्सो हैज टू बी प्रूव्ड, रैदर देयर कैन बी ऑफेंसेस विद इंटेंशन वेयर इन मोटिव इज नॉट देयर। बहुत से ऐसे केसेस हो जाएंगे जहाँ पे इंटेंशन है पर मोटिव नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बहुत से केसेस आपने देखे होंगे, मूवीज देखे होंगे। सीरियल किलर होते हैं बिना किसी मोटिव के, उनको मजा आता है लोगों को मारने में। ठीक है, सीरियल किलर कई मर्डर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, उनका मोटिव तो कुछ है नहीं, उनको तो मजा आता है बस, तो ये इस एग्जाम्पल में आ जाएगा। ठीक है, तो मोटिव आवश्यक नहीं है, आवश्यक क्या है? इंटेंशन, जहाँ पे मेंशन है आईपीसी में। और मोटिव का पर्पस क्या है?
मोटिव मतलब ऑफेंस क्यों कमिट किया गया, कारण क्या था, उसको बेनिफिट क्या मिला जिसने ऑफेंस कमिट किया, ऑफेंस कमिट करने से उसका पर्पस क्या था, बदला लेना था या कुछ और था, जायदाद हड़पना था, क्या था। तो दैट इज कॉल्ड एज मोटिव। नाउ अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आती है नॉलेज। नॉलेज और रीजन टू बिलीव, ठीक। तो नॉलेज सबसे पहले क्या है, नॉलेज को सिंपल सिंपल समझते हैं, अवेयरनेस कॉन्शियस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। नॉलेज को हम प्रिज्यूम भी कर सकते हैं बट इंटेंशन को हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज क्या है, मतलब हमको पता है कि हमारे ऐसा कुछ करने से शायद उसकी मृत्यु हो सकती है। अब हम एक खुले रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। खुले रास्ते मतलब आसपास मकान है, घर है, थोड़ा थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, रोड पे अभी कोई नहीं है, पर हम गाड़ी एकदम ठेले हुए हैं 90-100 की स्पीड में, 120 की स्पीड में। अब यहाँ पे हमें नॉलेज है, ठीक है, हम एक रीजनेबल मैन है, हमको पता है कि यार भीड़ भाड़ वाला इलाका है, आसपास मकान है, हो सकता है कोई बच्चा सामने आ जाए, ठीक है। हम अब बच्चा सामने आ जाएगा, हम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हैं, कैसे रोकेंगे, नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस मात्र नॉलेज भर का ही है, ठीक है। कोई हमारा इंटेंशन नहीं है कि बच्चा आएगा तो हम उसको मार देंगे, नहीं। हमें नॉलेज है कि हम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हैं, सड़क पे आसपास मकान है, लोग हैं, बच्चे हैं, कोई भी सड़क पे आ सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। तो नॉलेज इंटेंशन से लेसर डिग्री ऑफ माइंड है और इसे हम बहुत बार प्रिज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस एक्ट में हम प्रिज्यूम कर लेंगे, हाँ एक रीजनेबल मैन को यहाँ पे नॉलेज होगी कि सड़क पे अगर ऐसी गाड़ी चला रहा है तो वो यहाँ पे किसी को चोट पहुंचा सकता है, ठीक है। इवन नॉलेज कैन बी प्रूव्ड बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बट इट इज इम्पॉसिबल टू इन्फर नॉलेज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज फ्रॉम सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेज, ठीक है। अब आता है रीजन टू बिलीव। अब रीजन टू बिलीव सेक्शन 26 में डिफाइन है। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है, अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या अंडरलाइन कीजिए मेरे में, सफिशिएंट कॉज। अब ये क्या होता है आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। डिग्री ऑफ माइंड लेसर देन द नॉलेज और इंटेंशन, ठीक है। ये और लेसर डिग्री का है, सबसे ऊपर डिग्री इंटेंशन, फिर नॉलेज, फिर रीजन टू बिलीव। अब देखिए नॉलेज और रीजन टू बिलीव में अंतर क्या भी है, देखिए एकदम सिंपल सिंपल समझाऊंगा मैं, ठीक, एकदम क्लैरिटी के साथ समझिएगा। ए है, यहाँ पे ए खड़ा है भाई, ठीक। ए के पास है पिस्टल, ए ने सोचा कि चिड़िया मारेंगे हम, और यहाँ पे झाड़ी बुश है और बुश के पीछे एक आदमी खड़ा है जो कि ए को दिख नहीं रहा है, ठीक। ए के पास पिस्टल है, ए को मारनी है चिड़िया, और यहाँ पे झाड़ी है, झाड़ी के पीछे एक आदमी खड़ा है। ए ने चलाई गोली, चिड़िया के बजाय लग गई इस आदमी को, आदमी गया मर, सिंपल, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो केस बना लेते हैं। एक केस बना लेंगे जहाँ पे ए सुन लिया, ए को सुनाई दे दिया कि एक आदमी है वहाँ पे और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है, ठीक। और दूसरा केस ये है, ए नहीं सुना है कि आदमी है वहाँ पे कि दूसरा किसी से बात कर रहा है। अब यहाँ पे जो पहला केस है जहाँ पे ए सुन लिया कि वह आदमी किसी से बात कर रहा है, तो ए इज श्योर दैट देयर इज अ सोर्स एंड कैन बी हिट। अब ए को रीजनेबल मैन है, वो गोली चला रहा है ऐसे चिड़िया पे, उसको एक नॉलेज है उस आदमी की कि वो सब्जेक्ट मैटर वहाँ पे खड़ा है और उसको गोली लग सकती है। पर केस 2 में ए को पता तो है नहीं कि वहाँ पे खड़ा है, पर एक रीजनेबल मैन है, उसको ये, ठीक है, एक रीजनेबल मैन है, उसको ये मानना होगा या मानना, उसके पास एक रीज़न टू बिलीव है कि चलो झाड़ी के पीछे कोई हो सकता है, ठीक है। केस 1 में उसको पता है कि कोई झाड़ी के पीछे है, उसके बाद उसने गोली चलाई, और केस 2 में उसको पता हो सकता है, उसको लग सकता है कि कोई झाड़ी के पीछे है, और उसके बाद उसने गोली चलाई। तो एक हो गया नॉलेज और दूसरा हो गया रीजन टू बिलीव, ठीक है। अब एक रीजनेबल को तो इतना तो सोचना चाहिए ना कि झाड़ी के पीछे चलो देख लेते हैं कोई आदमी तो नहीं है। और पहले वाले केस में तो उसने बाकायदा सुन ही लिया था कोई आदमी फ़ोन से बात कर रहा है, उसके बाद उसने गोली चलाई। तो ये हो गया नॉलेज और ये हो गया रीजन टू बिलीव, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, फॉर रीजन टू बिलीव दैट देयर शुड हैव बीन सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग एंड द कॉज शुड बी सच एज इंटेंजिबल दैट इट विल अपील टू द ह्यूमन रीजन ऑफ एनी रीजनेबल पर्सन दैट सब्जेक्ट मैटर मे बी प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल से एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। ए भागे भागे बी के यहाँ गया रात में, ठीक, बहुत महंगा नेकलेस, सोने का डायमंड का नेकलेस उसको 20 रुपये में दे रहा है। अब रीजनेबल मैन है बी, अब वो तो समझेगा ना कि ये भाई इतनी भींगी हुई रात में ऐसे मौसम में